बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को देखा था और अभी तक हम बॉन्डिंग की ही टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो अब बेटा हमारे पास यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड लास्ट टाइप है केमिकल बॉन्ड्स की। आपकी बुक के पेज नंबर 65 पर, 9th क्लास केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 65 पर ये बेटा गिवन है। तो बेटा इसको देखते हैं। मेटालिक बॉन्ड में बेटा बताया जा रहा है कि मेटालिक बॉन्ड को इस तरह डिफाइन किया जाता है, वो बॉन्ड जो कि मेटल एटम्स में बनता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस। क्योंकि बेटा मेटल के एटम्स जो हैं इनके अंदर प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स लेते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव बॉन्ड बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा ये जो प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज़्यादातर फ्रीली मूविंग होते हैं, इन पर बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन बेटा मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग। तो बेटा मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, ये इनकी बहुत सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बहुत अच्छी कंडक्शन होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ये अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से पास करवा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये बहुत ही हैवी नेचर रखते हैं। ये सब बेटा प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ये सजेस्ट करती हैं कि इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, यानी इनके एटम्स में डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो बेटा मेटल के केस में जो हम देखते हैं, इनका जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस का होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ने किया होता है, यानी इसका न्यूक्लियस जो है वो हर तरह से कवर्ड होता है इर्द गिर्द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि बेटा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बेटा वीक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा ये एटम जो हैं बहुत ही लार्ज साइज एटम होते हैं, इनके अंदर बहुत ही ग्रेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनके बेटा न्यूक्लियस में और इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में अगर आप देखें तो आपको कोई एज सच इतना ज़्यादा फासला नज़र नहीं आता, इनके दरमियान कोई इतना डिस्टेंस नज़र नहीं आता। इनके बेटा लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में बेटा अगर आप डिटेल में देखें, अगर आप इस पर गौर करें तो कोई एज सच इतनी ख़ास अट्रैक्शन भी नहीं होती, इनमें कोई ख़ास फोर्स भी नहीं होती, जिसको हम बेटा इनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिप होती है न्यूक्लियस की, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ईजिली आयोनाइज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली लूज़ हो सकते हैं। यही वजह है कि मेटल्स जो हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टेंडेंसी मतलब काबिलियत, टेंडेंसी मतलब एबिलिटी। तो बेटा इसके रिज़ल्ट के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली लूज़ हो जाते हैं, और ये बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बहुत ही ईजिली अपना एटम्स छोड़ सकते हैं मेटल एटम्स में, और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं मेटल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फ्री स्पेसिस में। तो बेटा ये अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये या तो एक कॉमन पूल मतलब एक जगह जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हों उनको हम इलेक्ट्रॉन पूल बोलते हैं। तो या तो ये कॉमन पूल से बिलोंग करते हैं या तो ये किसी एक एटम से बिलोंग करते हैं। मतलब मेटल में बेटा कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है कि हर एटम, मेटल के हर एटम के इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अपने एटम के लास्ट शेल में या उसके कुछ किसी ना किसी शेल में रहते हैं। तो बेटा ये दो इसमें सिनेरियोज हैं, या तो ये कॉमन पूल में रहते हैं या तो ये अपने एटम के किसी शेल में रहते हैं। तो बेटा न्यूक्लियाई जो है मेटल का ये सबमर्ज्ड अपीयर होता है, यानी ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के पूल में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पूल के अंदर सबमर्ज्ड है, यानी डूबा हुआ है। तो बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटम को इकट्ठे होल्ड करने के लिए, यानी यही एटम्स को इकट्ठे होल्ड करके रखते हैं मेटालिक बॉन्ड में। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर फिगर नंबर 4.2 पर आपको डायग्राम दी गई है इसकी मेटालिक बॉन्ड की। तो बेटा इसको अब हम देखते हैं। यहाँ पर बेटा ये आपको मेटालिक बॉन्ड की डायग्राम दी गई है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो बेटा आपको पॉजिटिव सारे साइंस शो किए जा रहे हैं, ये बेसिकली एटम के न्यूक्लियस हैं।
ये पॉजिटिव साइन का मतलब ये बेसिकली एटम के न्यूक्लियस को शो कर रहा है। और ये बेटा जो वाइट वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब के सब आपके पास बेटा क्या है, ये आपके पास फ्री और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख सकते हैं बेटा एक न्यूक्लियस को किस तरह से हर तरफ से कवर करके रखा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने। और आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स पर कोई एज सच इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको कोई किसी ख़ास फोर्स ने पकड़ कर मजबूती से नहीं रखा। ये बहुत ईजीली क्या नाम है, ये बहुत ईजीली बेटा इसमें से आयोनाइज भी हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। ये बेटा यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है कॉपर वायर की। कॉपर वायर में बताया गया है कि किस तरह से जो आपके न्यूक्लियस हैं कॉपर वायर की ये किस तरह से सब मर्ज्ड हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पूल में, और ये किस तरह से मेटालिक बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ तक मेटालिक बॉन्ड था। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में बेटा बताया जा रहा है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं फोर्सेस के बारे में, जो एटम को इकट्ठे होल्ड करके रखती हैं वो केमिकल बॉन्ड्स कहलाते हैं। इनके अलावा यानी इन एडिशन इनके अलावा इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के अलावा थोड़ी बहुत वीक फोर्सेस भी पाई जाती हैं जो कि एटम को आपस में जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रखती हैं। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक हाइड्रोजन का एटम, क्लोरीन का एटम, इनको आपस में जोड़कर रखा है केमिकल बॉन्ड ने। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए भी फोर्सेस होती हैं। ये जो डॉटेड लाइन में शो की जा रही है इनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बेटा ये जो एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है बेटा, केमिकल बॉन्ड जो है दो एटम्स को जो आपस में जो जोड़ कर रखता है इसको हम बेटा केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं और इनको इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। जैसा कि हम दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी बोला जाता है। तो अब क्योंकि बेटा ऊपर बताया जा रहा है ये आपके पास वीक फोर्सेस होती हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि एक फोर्स को तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए एक मोल में। यानी अगर हम एक मोल के एटम्स को उसमें मौजूद एटम्स नहीं उसके मॉलिक्यूल्स में मौजूद अगर हम फोर्सेस को तोड़ते हैं तो हमें 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। जबकि ये लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड के बॉन्ड्स हैं जिनको हमने लिक्विड से चेंज करना है गैस में। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें केमिकल बॉन्ड्स को तो एक मोल के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 430 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। तो बेटा इनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए 17 किलो जाउल 1 मोल में, और इधर 1 मोल में केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 430 किलो जाउल एनर्जी। तो कितना बड़ा डिफरेंस है इनमें। तो 430 किलो जाउल एनर्जी चाहिए होती है केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में, यानी HCl में 1 मोल को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली इसको बताने का मकसद यही है कि आपको कंपैरिजन करवाया जा सके कि ये किस हद तक वीक फोर्स है और ये किस हद तक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसने एटम्स को जोड़ के रखा है, और ये वीक फोर्स है जिसने मॉलिक्यूल्स को आपस में ग्रिप करके रखा है। तो बेटा यहाँ तक आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक इंट्रोडक्शन दिया है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की आगे टाइप्स हैं जिसमें डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको बेटा हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस पर बेटा अपनी एफर्ट पुट करिएगा, इसको ठीक से पढ़िएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।